राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, कुछ लोगों को मेरी शक्ल पसंद नहीं, क्योंकि उनको सच्चाई सुनना पसंद नहीं। लेकिन मेरी शक्ल भले ही पसंद ना हो, लेकिन सच्चाई को तो आदमी को पसंद करना ही चाहिए। और नहीं भी पसंद करोगे तो सच्चाई तो बदलने से रही। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे नंगे नेताओं की नंगाई बताऊंगा कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे और आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। और जो जानकारी मैं दे दूंगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। अभी हाल ही में दो घटनाएं हुई हरियाणा के अंदर। दो बीजेपी के बड़े नेताओं ने बयान देकर सनसनी फैलाई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में। एक तो रेखा शर्मा, जो महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही है और अभी राज्यसभा की सदस्य है बीजेपी की। उसने चौधरी भजनलाल को बदमाश नेता बताया। ऑन रिकॉर्ड बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। बाद में अपने बयान को रफू भी कर दिया। और वो कुलदीप बिश्नोई भी बेहयाई के साथ आज भी बीजेपी में बना हुआ है, अपने बाप को बेइज्जत करवा के। और दूसरा जो नेता है राम कुमार गौतम, उसने ओम प्रकाश चौटाला, जो कि स्वर्गीय हो गए हैं, और स्वर्गीय चौधरी भजनलाल भी हो गए हैं। कहते हैं जो आदमी अपना बचाव करने के लिए दुनिया में ना हो ना, उस पर कीचड़ उछालनी नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी वालों की तो आप संस्कृति जानते ही हैं। लेकिन मैं आज आपको बात दूसरी बता रहा हूँ दोस्तों। बात ये बता रहा हूँ कि रेखा शर्मा ने जब भजनलाल के बारे में उसको बदमाश बोला, तो उससे पहले उसने बंसीलाल का भी नाम लिया था, लेकिन बाद में फिर वो संभल गई। तो आज बंसीलाल का परिवार और भजनलाल का परिवार दोनों ही बीजेपी में हैं। और जिस चौटाला परिवार को ये गौतम, सो कॉल्ड गौतम, ऐसी ऐसी भद्दी बातें बोलता है, ये खुद आज से 1 साल पहले तक उसी चौटाला परिवार की फैमिली की पार्टी में एमएलए था। और इस भारतीय जनता पार्टी को इसी चौटाला परिवार ने कम से कम 40-50 साल तक अपने कंधों पर हरियाणा में ढोया है। ये भी सच्चाई है, इनका तो हमेशा ही गठबंधन रहता था। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत ही कड़वा सच बताऊंगा दोस्तों। देश में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था। और आपातकाल के दौरान बहुत सारे विपक्षी नेता जेलों में सड़े थे। और उस टाइम कहते थे कि नारा दिया जाता था कि इसके इमरजेंसी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। बंसीलाल उस टाइम रक्षा मंत्री था केंद्र में। हरियाणा से इंदिरा गांधी ने बुलाकर उसको केंद्र में रक्षा मंत्री बनाया था। और उसी दौरान बीजेपी के सारे नेता, मंगल सेन से लेकर रामविलास शर्मा तक, उस समय जनसंघ होता था इसका नाम, जेलों में पड़े थे। और रामविलास शर्मा ये बोलता था कि भाई मेरे साथ बहुत टॉर्चर हुआ जेल में, मेरे नाखून तक खींचे गए प्लास से। वो उसी बंसीलाल की सरकार में 1996 में मंत्री बना, बीजेपी ने गठबंधन किया। और बाद में उसी रामविलास शर्मा ने वो सरकार गिराई भी, खुद मुख्यमंत्री बनने के सपने लेते हुए। ऐसे ही जिस चौधरी भजनलाल को भी बदमाश बताया रेखा शर्मा ने, उस चौधरी भजनलाल की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गठबंधन किया था। और चौधरी देवीलाल के परिवार का तो बीजेपी के साथ पुराना आपको पता इतिहास है। अब भी जब 2019 में सरकार नहीं बनी तो दुष्यंत को डिप्टी सीएम बनाया और ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई रंजीत को मंत्री बनाया। ये तो हुआ हरियाणा का दोस्तों ट्रैक रिकॉर्ड। लेकिन ये भाजपा वाले, मेरी समझ में नहीं आता कि इन नेताओं को, अपने छुटभइये नेताओं से गाली दिलवा के साबित क्या करना चाहते हैं। अरे भाई, जब तुमको इनके बिना सरता नहीं है, इनके परिवारों को तुमने शामिल कर रखा है। 2019 में जब तुम्हारी सरकार नहीं बन रही थी तो उसी चौटाला के पोते के सामने गिड़गिड़ाए जाके भीख मांगी, सरकार तुम्हारी बन गई। अब तुम उसी को भ्रष्ट बता रहे हो। अब मैं आपको दोस्तों, ये तो हुई हरियाणा के लेवल की बात, मैं आपको कुछ भारत के लेवल की बातें बताता हूँ कि ये कितने नंगे लोग हैं। इनकी नंगाई के किस्से सुनकर ना आप भी दांतों तले उंगली दबा लोगे। दोस्तों, 2002 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री नए नए बने थे, तो वहाँ पर बड़े ही भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। और वहाँ पे हजारों लोग मारे गए थे। और वो दंगे 1-2 दिन ही, महीने से भी ज़्यादा तक चले थे। तो उस टाइम केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी।
और गुजरात में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। तो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा देने वाला जो एकमात्र मंत्री था उसका नाम था रामविलास पासवान, जिसने 2002 के दंगों के खिलाफ वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दिया था। और वही रामविलास पासवान जो कि नरेंद्र मोदी जी को उन लोगों का हत्यारा बताता था जो गुजरात में दंगों में मारे गए, वो फिर मोदी जी की सरकार में मंत्री बना 2014 से, और जब तक मर नहीं गया जब तक मंत्री रहा। यानी उस टाइम वो दंगे बुरे थे, बाद में वो दंगे अच्छे हो गए। और जब रामविलास पासवान मरा दोस्तों, तो बीजेपी भी देखो क्या गजब की पार्टी है, उसकी पार्टी को तोड़ दिया, उस पासवान की पार्टी को तोड़ दिया, उसकी 2 पार्टी बना दी और पासवान के भाई को मंत्री बना दिया, पशुपति कुमार पारस को, और बेटे को पैदल कर दिया। और फिर जब इलेक्शन आया तो फिर बेटे को मिला लिया और चाचा को पैदल कर दिया। दूसरी कहानी, ये जो नीतीश कुमार है सुशासन बाबू, इस सुशासन बाबू से जुड़ा किस्सा बताता हूँ। साल 2010 की बात है दोस्तों, बिहार में बाढ़ आई बड़ी भयानक। तो नरेंद्र मोदी जी ने 5 करोड़ का चेक भेजा, ये गुजरात के सीएम थे, और बिहार में बाढ़ आई थी। तो नीतीश कुमार ने वो चेक वापस लौटा दिया था, और बीजेपी के नेताओं से के साथ डिनर कैंसिल कर दिया था, और बीजेपी सरकार को अपनी बीजेपी की पार्टी को अपनी सरकार से बाहर कर दिया था। उस समय इसके पास इतने एमएलए थे कि ये अकेले दम पे सरकार चला सकता था। और दोस्तों इसने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था इतनी सी बात पे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली के अंदर पंजाब में इसका नीतीश कुमार का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया था। इस बात से इतना नाराज़ हुआ था ये कि इसने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया, बाढ़ राहत का चेक लौटा दिया, बीजेपी के सारे मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। और आज देखो वही नीतीश कुमार है, बीजेपी के साथ है, बाकायदा उसका बेटा स्वास्थ्य मंत्री बन गया अब सम्राट चौधरी की सरकार में। तो दोस्तों ये तो हुए 2 उदाहरण। अब मैं आपको कुछ और उदाहरण भी देता हूँ। महबूबा मुफ्ती का नाम आपने सुना? ये बीजेपी उसको कहती थी कि ये तो 1 नंबर की देशद्रोही और गद्दार औरत है, ये तो कश्मीर में अलगाववादियों का समर्थन करती है, ये तो अफजल गुरु को शहीद मानती है, ये तो अफजल गुरु की फांसी का विरोध करती है, और ये तो अफजल गुरु की डेड बॉडी और उसकी जो भी उसके अस्थि जो भी थी वो मांगती है। लेकिन इसी महबूबा मुफ्ती के साथ 4 अप्रैल 2016 को बीजेपी ने न केवल सरकार बनाई, 19 जून 2018 तक वो सरकार रही दोस्तों, 2 साल तक, और उसमें डिप्टी सीएम था बीजेपी का जिसका नाम था डॉक्टर निर्मल सिंह, और उसके अंदर 8 कैबिनेट और 3 राज्य यानी 11 मंत्री थे बीजेपी के। उस देशद्रोही और गद्दार ये जो अपनी महबूबा मुफ्ती, इसकी सरकार में ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों कई ऐसे नेता हैं। इसमें एक ओम प्रकाश राजभर है जो पिछले चुनाव में योगी जी को कहता था कि इस बाबा को मंदिर में घंटी बजवा दूंगा, ये भीख मांगता फिरेगा, आज उसी की सरकार में मंत्री है। ऐसे ही एक और है डॉक्टर संजय निषाद पार्टी वाला, वो तो भगवान रामचंद्र के जन्म को लेकर ही बहुत गिरा हुआ बयान दे चुका है, जो कि यहाँ बताया नहीं जा सकता। आज वो भी कैबिनेट रैंक का मंत्री है। तीसरा जो जयंत चौधरी है, चौधरी चरण सिंह का पोता, उसके ऊपर हाथरस के अंदर लाठी चलवाई थी योगी जी ने, लेकिन आज वो मोदी जी की सरकार में मंत्री है। उसके पिताजी के देहांत के बाद उनका घर का सामान जो तुगलक रोड पे उनका घर था, कई पीढ़ियों से वो बाहर फेंका गया था, मगर आज वो मंत्री है। और दोस्तों और भी बहुत सारे किस्से हैं जो 2 मुख्यमंत्री बीजेपी की आंखों में सबसे ज़्यादा रड़कते थे। एक ममता बनर्जी जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बाकायदा मंत्री रही थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी कलकत्ता गए थे तो ममता बनर्जी की माँ से मिल के आए थे, और ये कहा था उनको कि आपकी बेटी मुझको बहुत परेशान करती है। उस समय बहुत ही चहेती मंत्री होती थी अटल जी की सरकार में, और ये बीजेपी की बहुत ही चहेती सहयोगी होती थी, जिसको आज डायन बताते हैं, आदमखोर बताते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अरविंद केजरीवाल और बीजेपी का भी एक रिश्ता है।
जब हमारे देश में अन्ना का आंदोलन चला 2011 और 2012 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। रामलीला मैदान के अंदर हलवा पूरी बनती थी, रोज़ कढ़ाई चढ़ती थी, और जो आरएसएस के स्वयं सेवक हैं, वॉलंटियर है, वो वहाँ पे हलवा और पूरी बांटते थे। जिस समय अन्ना जी का आंदोलन चला था उस समय की बात आपको बता रहा हूँ। और गांव कॉलोनियों से बसें भर भर के दिल्ली एनसीआर से रोज़ाना रामलीला मैदान में भीड़ ले जाने का जिम्मा आरएसएस वालों का था। उसके बाद जब 28 सीट आ गई अरविंद केजरीवाल की दिल्ली विधानसभा में, तो उसके सामने एक प्रस्ताव लेके गई थी बीजेपी। जैसे दुष्यंत चौटाला के सामने जब दुष्यंत चौटाला के 10 एमएलए आए हरियाणा में, तो उसको जैसे डिप्टी सीएम बना लिया बेला फुसला कर। तो 2013 में ये प्रस्ताव लेकर किरण बेदी गई थी दोस्तों, क्या बीजेपी की सरकार में डिप्टी सीएम बन जाइए। मगर अरविंद केजरीवाल ठहरा खांटी बनिया, उसने ये प्रस्ताव नहीं माना और वो 10 साल तक दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा। दुष्यंत बेचारा इनके जाल में फंस के और अपना कैरियर तबाह और बर्बाद कर बैठा। तो दोस्तों, ऐसे मैं आपको एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ, सैकड़ों उदाहरण। जिन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी गाली बकती थी और जो नेता भारतीय जनता पार्टी को गाली बकते थे, आज वो उनकी सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। और ये जो चरण चुंबक चमचे चाटुकार मुझे आकर गाली देते ना फेसबुक पे, इनको एक बार सोचना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि जिस पार्टी को और जिस नेता को तुम भगवान का अवतार समझे बैठे हो, वो कैसा घाघ नेता है, वो कैसे तमाम भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करके गंगा नहला कर उनको शुद्ध करके मंत्री बना देता है। एक दिन पहले जिस पे 70,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया उस अजीत पवार को अगले ही दिन डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री बना देता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, आगे मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन भी करें। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो कृपया करके इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें, मेरी हौसला अफजाई करें, जिससे मैं आगे और भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ।